हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो अच्छा आप तैयारी चल रही होगी। हाँ जी, आइए आज मैं आप लोगों को जनवरी 25 अटेम्प्ट के लिए एडवांस काउंट की एमटीपी 1 कवर कराऊंगा। हम लोग क्या कवर करेंगे सर? एमटीपी 1। सब्जेक्ट कौन सा है? एडवांस अकाउंटिंग। अटेम्प्ट कौन सा है? जनवरी 25। सर आरटीपी का क्या रहेगा मैं आपको बता दूं। आरटीपी की वीडियो ना मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर देता हूं और आपने इन इन्फॉर्मेशन को अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। अभी रिसेंटली मैंने क्या किया है, एडवांस अकाउंट का ना बूस्टर बैच लिया, जिसमें मैंने एडवांस अकाउंट का 100% सिलेबस कवर कराया है। मैंने उस बैच के अंदर ना रिस्पेक्टिव एएस और चैप्टर के जितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे कवर कराए हैं। वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका सिलेक्शन दो बेस पे किया गया। एक वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और सेकंड उन क्वेश्चनों में ना रिस्पेक्टिव एएस और आपके चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। बूस्टर बैच में मैंने क्वेश्चनों के साथ साथ कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी कराया है। बूस्टर बैच के जो नोट्स है उसमें आपको कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे और क्वेश्चन भी मिलेंगे। बूस्टर बैच के नोट्स आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं मैं सारे के सारे अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर करता रहता हूं। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और उसका लिंक सब साथ शेयर कर देंगे। पिछले अटेम्प्ट में मैंने ना आईसीआई का स्टडी मटेरियल बैच लिया था, जिसमें मैंने आईसीआई के स्टडी मटेरियल के जितने आपके इलस्ट्रेशन है, क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, सारे कवर कराए थे और साथ में कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया था। स्टडी मटेरियल बैच का लिंक आपका, उसकी जो प्लेलिस्ट है, आपका जो बूस्टर बैच है उसकी प्लेलिस्ट है, मैं दोनों प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। आप अगर हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे ना तो टेलीग्राम चैनल पे आपको इंपॉर्टेंट वीडियो की लिस्ट मिल जाएगी। अभी मैंने रिसेंटली शेयर की थी। अलग से एमसीक्यू की वीडियो मैंने शेयर कर रखी है, केस सिनेरियो वीडियो मैंने शेयर कर रखी है, और एएस के अंदर जितने भी मेजरमेंट प्रिंसिपल है, मतलब जिस जिस एएस में आपके मेजरमेंट प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं उसकी फाइल और उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है। आइए अब स्टार्ट करते हैं एमटीपी 1। देखिए एमटीपी 1 में आपके पार्ट 1 में केस सिनेरियो दे रखे हैं। एग्जाम में भी आपको पार्ट 1 में केस सिनेरियो ही मिलेंगे। ठीक, आपके 3 केस सिनेरियो है और 3 एक्सक्लूसिव एमसीक्यू है। सर एक क्वेश्चन है हमारा ना, हमें केस सिनेरियो को कैसे हैंडल करना चाहिए। देखिए दोस्त, आपको केस सिनेरियो कैसे हैंडल करना चाहिए, इसके लिए ना सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बार केस सिनेरियो देखेंगे। अगर केस सिनेरियो में एक ही पैराग्राफ है, 4 से 5 लाइनें हैं, तो आप पहले केस सिनेरियो पढ़ लेंगे, उसके बाद सर एमसीक्यू सोल्व कर लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, एग्जाम में जनरली एक पैराग्राफ नहीं आता। एक ही केस सिनेरियो के अंदर ना बड़े सारे पैराग्राफ होते हैं, जैसे मान लो 3-4 पैराग्राफ हैं। अब ऐसा होता है कि बड़ी सारी बातें हो सकता है उनके लिए रेलिवेंट ही ना हो। क्यों सर? क्योंकि हमें तो सिर्फ एमसीक्यू का आंसर देना है। इसलिए सबसे पहला जो स्टेप रहेगा ना, क्या रहेगा, अगर एक से ज्यादा पैराग्राफ है ना तो आप पहले क्या करेंगे, आप एमसीक्यू पढ़ेंगे। क्योंकि अगर आप पहले एमसीक्यू पढ़ोगे ना तो आपको ये पता होगा कि हमें जब पैराग्राफ पढ़ना है तो कौन कौन सा पैराग्राफ अपने लिए रेलिवेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन का हमें आंसर देना। ठीक, चलें जी सर। तो यहां पे ये जो केस सिनेरियो, बहुत छोटा केस सिनेरियो, तो मैं यहां पे क्या करूं, डायरेक्ट आपका केस सिनेरियो पढ़ लूंगा। लेकिन अगर आप इससे पहले मैंने बड़ी सारी वीडियो डाल रखी है आरटीपी की, एमटीपी की, अगर आप उनमें देखोगे तो मैंने पहले एमसीक्यू पढ़ रखा और उसके बाद फिर हमने क्या कर रखा है, केस सिनेरियो रीड करके फिर क्वेश्चन सोल्व कर रखा है। तो आपने सेम अप्रोच फॉलो करनी जहां पे एक से ज्यादा पैराग्राफ है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको क्या करेगा, बड़े सारे पैराग्राफ दे देगा और कुछ पैराग्राफ ऐसे होंगे जिनके ऊपर एमसीक्यू पूछेगा ही नहीं। तो उस केस में उन पैराग्राफ को पढ़ने में हमारा बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए आप पहले क्या करेंगे, उस केस में पहले आप एमसीक्यू पढ़ेंगे फिर केस सिनेरियो पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एक बात और मैं आपको बता देता हूं, बड़े सारे अटेम्प्ट की ना आरटीपी एमटीपी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे शेयर कर रखी है। आपको जो भी आरटीपी देखनी है, जो भी एमटीपी देखनी है, आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे और रिस्पेक्टिव आरटीपी एमटीपी देख लेंगे। आपने जितनी प्लेलिस्ट है इन सब प्लेलिस्ट का लिंक भी अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करना है। आइए शुरू करते हैं। Fly Limited made a sale of INR 7 lakh to Wings International in May 23 and recognized trade receivable which was initially recorded at the prevailing exchange rate on the date of sale. Transaction recorded at USD 1 रुपीज 79.4। देखिए क्या होता है, AS11 ये कहता है अगर हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे, उसे ना स्पॉट रेट पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में ना हमें ये नहीं बताया कि कितनी फॉरेन करेंसी में हमने डील की है, हमें यह बता दिया कि उसके बराबर अमाउंट कितना है, मतलब आपका रुपीज में अमाउंट कितना है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो स्पॉट रेट कितना 79.4 है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि 7 लाख अगर आपका इंडियन करेंसी है तो फॉरेन करेंसी कितनी रही होगी, फॉरेन करेंसी रही होगी आपकी 8816.12।
तो हमने 8816.12 डॉलर के गुड सेल किए, ठीक। द कंपनी ऑल्सो टुक ए लोन फ्रॉम यूएस कंपनी फॉर ₹10 लाख। अगेन क्वेश्चन ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, ये कोमा आ जाएगा यहाँ पे। अगेन क्वेश्चन ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि हमने क्या किया, यूएस कंपनी से लोन ले लिया, कितने का, 10 लाख का, दिसंबर 23 में, विच वॉज इनिशियली रिकॉर्डेड एट द प्रिवेलिंग एक्सचेंज रेट एट ऑन द रेट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड कितने से, आपका 81.1 से। तो यहां पे AS11 क्या कहता है कि अगर आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करते हो तो इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, स्पॉट रेट के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन इसने कन्वर्जन करके दे दिया। तो अगर मैं फॉरेन करेंसी की बात करूं तो हमने फॉरेन करेंसी में कितना लोन लिया है, 81.1 से डिवाइड कर दूंगा, 12330 पॉइंट आपका 46, ठीक। एज पर AS11 अगर फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम हो, हम लोग क्या करेंगे, उसे ना क्लोजिंग रेट के हिसाब से आपका रिस्टेट करेंगे, और जो भी डिफरेंस होगा उसे कहां लेके जाएंगे, एज ए फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस पिंडल अकाउंट के अंदर, ठीक। ऑन 31 मार्च 24 एक्सचेंज रेट वाज USD कितने से, 83.3 से। तो आपका जो क्लोजिंग रेट है वो 83.3 है, 83.3 है, क्योंकि ये दोनों आइटम आपकी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 24। 31 मार्च 24 को अपना ट्रेड रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कितने से होगा, तो हम क्लोजिंग रेट के हिसाब से रीस्टेट करेंगे, 8816 पॉइंट आपका 12 इंटू 83.3, सर ये आएगा आपका 734,382.79, 734 आपका 382.79, 383 आ गया, ऑप्शन थर्ड, ठीक। हाउ मच इज द रिपोर्टिंग डिफरेंस गेन और लॉस इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल सर अपनी एसेट है, अब एसेट की वैल्यू बढ़ गई तो गेन हो गया कितने से, 34383 से, गेन हो गया अपना 34383 से। व्हाट विल बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लोन एज ऑन 31 मार्च 24। अच्छा, लोन का बैलेंस कितने से आएगा, सर हम क्लोजिंग रेट के हिसाब से रीस्टेट कर देंगे, 12330 पॉइंट आपका 46 इंटू 83.3, 10,27,127, 10,27,127, ठीक जी सर। हाउ मच इज द रिपोर्टिंग डिफरेंस गेन और लॉस इन केस ऑफ लोन। अब यहां पे लाइबिलिटी बढ़ गई तो अपने को क्या हो गया, लॉस हो गया, कितने का लॉस हो गया अपने को, 27,127 का, 27,127 का लॉस हो गया, ऑप्शन अपना डी आ गया, ठीक। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे आंसर में गलती कर रखी है, मे बी प्रिंटिंग एरर हो सकती है, मे बी कुछ और गलती हो सकती है, लेकिन हाँ उनका आंसर गलत है, आप उसे ठीक कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट का आंसर आपका थर्ड है, जी सर, सेकंड का आंसर फर्स्ट है, आपका सी का आंसर सेकंड है, और डी का आंसर आपका फोर्थ आएगा, इन्होंने थर्ड लिख रखा है, तो आप क्या करेंगे, इसे कट करके 4 लिख लेंगे, ठीक। चले जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो आपका जो 2 है, ये भी बहुत हल्का सा केस सिनेरियो है, तो हम डायरेक्ट केस सिनेरियो पढ़ लेंगे यहाँ पे, ठीक। एक्स लिमिटेड परचेज 3000 शेयर ऑफ अमेजिंग लिमिटेड इन दिसंबर 23 एट 100 ईच एंड पेड ब्रोकरेज एट द रेट 1%। देखिए हमने क्या किया, 3000 शेयर परचेज की, ठीक है, आपका 100 के हिसाब से 3 लाख आ गया, 1% ब्रोकरेज है तो 3,03,000 परचेज कॉस्ट आ गई एज पर AS 13, ठीक। इन मई 24 अमेजिंग लिमिटेड इशूड बोनस शेयर एट 1 फॉर एवरी 3 शेयर हेल्ड बाय शेयर होल्डर। कंपनी ने क्या किया, बोनस शेयर इशू कर दिए 1:3 के रेशो में, तो नंबर ऑफ शेयर बढ़ जाएंगे, अमाउंट आपका नहीं बढ़ेगा, ठीक। आगे देखिए क्या लिखता है, एक्स लिमिटेड सोल्ड 1000 शेयर इन सितंबर 24 एट 110 ईच। हमने क्या किया, 1000 शेयर बेच दिए 110 के हिसाब से। तो अगर आप यहां पे देखेंगे तो कोई ब्रोकरेज वगैरह नहीं, अगर ब्रोकरेज होते हम उसे क्या करते, माइनस कर देते प्रोसीड्स में, ठीक। आफ्टर इशू बोनस शेयर, अब एक काम करते हैं, 110 आपका सेल प्रोसीड्स आ गया। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो मेथड कौन सा है सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कोई मेथड नहीं देखा, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड लग जाएगा। और वैसे भी सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बोनस शेयर आपके इसके अगेंस्ट मिला है, तो हम क्या करेंगे, इस कॉस्ट को इन शेयर में एलोकेट कर देंगे, ठीक। तो 3,03,000 डिवाइड बाय आपका 4,000 इंटू आपका 1,000 अपने शेयर सेल किए, 7,5,750, तो हमें प्रॉफिट ऑन सेल आ गया 3,4,250 से, 3,4,250, ठीक। आफ्टर इशू ऑफ
बोनस शेयर वर कोटेड आपका 95, ठीक है। इन दिसंबर 24 द शेयर वर कोटेड एट 70, तो क्लोजिंग रेट आपका 70 आ गया, ठीक। तो हम लोग क्लोजिंग वैल्यू कैसे करेंगे, कॉस्ट और आपका मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर। कॉस्ट कितने से आएगी, 3,03,000 कॉस्ट है आपका 4,000 शेयर की, तो 3,000 की कॉस्ट कितने से आ जाएगी, 3,000 शेयर की कॉस्ट आ गई अपनी 227,250, ठीक। मार्केट वैल्यू कितनी आ गई, 3,000 इंटू 70 आपका 210 मार्केट वैल्यू है। विच एवरेज लोअर, सर 210, तो 210 आ जाएगा। और यहाँ पे लॉस आ जाएगा आपका, वैल्यूएशन लॉस 17,250, ठीक। आइए क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखते हैं। व्हाट वुड बी द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन अमेजिंग लिमिटेड आफ्टर सेल ऑफ शेयर एज पर AS 13। शेयर सेल होने के बाद वो कह रहा है कि जो व्हाट वुड बी द कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट है उसकी कैरिंग कॉस्ट कितने से है। कैरिंग कॉस्ट आपके 3,000 शेयर की बचेगी 227,250 से। उसने वैल्यू से नहीं पूछा, उसने कॉस्ट पूछी, ठीक। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बोनस शेयर, नील आ गई। व्हाट इज द प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बोनस शेयर, आपका 34250 आ गया। व्हाट वुड बी द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इन अमेजिंग लिमिटेड इन क्वार्टर एंडिंग। अगर क्वार्टर एंडिंग में देखें तो आपका वैल्यूएशन कैसे करेंगे आप, कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवरेज लोअर, आपका 210 आ गया। तो यहां पे अपने आंसर आ गए सेकंड थर्ड, थर्ड फर्स्ट, सेकंड थर्ड, थर्ड और फर्स्ट। चलें जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। केस सिनेरियो 3 भी बिल्कुल हल्का सा केस सिनेरियो, तो डायरेक्ट हम केस सिनेरियो पढ़ लेंगे। सन लिमिटेड हैज एक्वायर्ड 40% शेयर इन मून लिमिटेड। यहां पे आपका सन लिमिटेड है, उसने क्या किया, 40% शेयर एक्वायर किए, किसके, मून लिमिटेड के। कितने में, 5 लाख में, ठीक। ऑन 1 जुलाई 23, प्लीज डेट का ध्यान रखना, 1 जुलाई 23 को। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे डायग्राम बनाऊंगा तो इस डेट का ध्यान रखूंगा, ठीक। मून लिमिटेड इज होल्डिंग 40% स्टेक इन स्टार लिमिटेड। तो मून ने क्या किया, 40% शेयर ले रखे, किसके, आपका स्टेक लिमिटेड के। अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आता है और 20% या उससे ज्यादा होल्डिंग अप टू 50%, तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, एसोसिएट मान के चलते हैं। एक्सेप्ट इन केस सर जहां पे क्वेश्चन स्पेसिफाई करेगा कि ज्वाइंट अरेंजमेंट है, ज्वाइंट कंट्रोल है, तो आपका ज्वाइंट वेंचर बन जाएगा, ठीक। 50% से ज्यादा, जैसे ज्यादा होल्डिंग होगी तो आपके लिए क्या बन जाएगा सर, फिर वो सब्सिडरी कंपनी बन जाएगी, ठीक। मून लिमिटेड इज होल्डिंग 40% स्टेक इन स्टार लिमिटेड, तो इसका मतलब क्या है, मून आपका सन के एसोसिएट है और स्टेक लिमिटेड है, एक सेकेंड, स्टार लिमिटेड, सॉरी, स्टार लिमिटेड जो है एसोसिएट है मून लिमिटेड की। नाउ सन लिमिटेड कैन एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन मून लिमिटेड, ठीक है। सन मून के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कर सकती है, उसने बोल भी दिया। अदरवाइज हम लोग प्राइमा फेसी क्या करते हैं, जब तक एक्सेप्ट अदरवाइज स्पेसिफाई नहीं कर रखो तो 20% एंड मोर होल्डिंग से एसेट मान लेते, ठीक। हालांकि हमें कुछ फैक्टर भी चेक करने होते हैं। पावर टू पार्टिसिपेट होना चाहिए अपने पास ना इन आपका रेलिवेंट एक्टिविटी ऑफ द एसोसिएट। मून लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 80,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑन 15 सितंबर। आइए बड़े आराम से क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे आपका एक तो ईयर की बात हो रखी, 1 अप्रैल 22, 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, ठीक। मून ने जो शेयर एक्वायर किए, कब एक्वायर किए सर, वो एक्वायर किए 1 जुलाई आपका 23 को 5 लाख के, 40% होल्डिंग है, ठीक। अब यहां पे क्वेश्चन लिखता है मून लिमिटेड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ आपका 80,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑन 15 सितंबर। 15 सितंबर 23 को मून ने क्या किया, 80,000 का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो ये जो 80,000 का डिविडेंड है, ये डिविडेंड पे हुआ होगा, हाँ जी। अब अगर डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का प्रॉफिट बटा है, देखिए बड़े आराम से मेरी बात सुनेंगे, ये जो डिविडेंड है फाइनल डिविडेंड है, कौन से ईयर का है सर, पिछले साल का है, तो ये पिछले साल का डिविडेंड हो गया, हाँ जी। अब डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का अगर प्रॉफिट में डिविडेंड बटा तो अपने लिए क्या बन जाएगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो हम लोग क्या करेंगे, उसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के साथ एडजस्ट कर लेंगे एज पर द प्रोविजन ऑफ AS 13, ठीक। और कंसोलिडेशन में आपका AS कौन सा लगेगा सर, कंसोलिडेशन में अपना लगेगा AS 23, जो ये कहता है कि एसोसिएट के केस में आप क्या करेंगे, इक्विटी मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इक्विटी मेथड, ठीक। देखिए अगर सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, तो कौन सा AS लगेगा, स्टैंड अलोन के लिए आपका लगेगा AS 13, लेकिन कंसोलिडेशन के लिए AS 21, ज्वाइंट वेंचर आपका AS 27,
और एसोसिएट के लगेगा आपका AS23। AS21 आपका फुल कंसोलिडेशन मेथड की बात करता है, क्योंकि कंट्रोल बेस्ड कंसोलिडेशन की बात करता है, ठीक। AS27 भी कंट्रोल बेस्ड कंसोलिडेशन की बात करता है, लेकिन हमारा यहाँ पे 100% कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन करते हैं। यहाँ पे हमारा 100% कंट्रोल होता है, क्योंकि ये कंट्रोल बेस्ड कंसोलिडेशन की बात करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, 100% कंट्रोल होने की वजह से 100% कंसोलिडेशन करते हैं, ठीक। ज्वाइंट वेंचर के केस में हम लोग क्या करते हैं, जितने परसेंटेज अपनी होल्डिंग होती है उतने परसेंटेज अपना कंट्रोल होता है एज पर द ज्वाइंट अरेंजमेंट, तो हम उतने परसेंट कंसोलिडेशन करते हैं, ठीक। एसोसिएट के केस में अपना कंट्रोल नहीं होता, इसलिए हम क्या करते हैं, इक्विटी मेथड लगाते हैं। इक्विटी मेथड क्या कहते हैं, इक्विटी मेथड ये कहता है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट परचेज करने पे कॉस्ट इनकर्ड की है, आप इनिशियली क्या करेंगे, उस पर रिकॉर्ड कर लेंगे, और फिर आप उसी रेट पे क्या करेंगे, उसी रेट पे ना आप नेट एसेट ऑफ एसेट के साथ कंपैरिजन करेंगे, जो डिफरेंस होगा आपका गुडविल या कैपिटल रिजर्व होगा, और उस गुडविल या कैपिटल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे, इस कॉस्ट का पार्ट मान के चलेंगे, अलग से रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसका अमाउंट ऑलरेडी इसके अंदर इंक्लूडेड होगा, ठीक। जब मैं एसोसिएट को एक्वायर कर लूंगा, ठीक, ऐसी मतलब जब मैं किसी कंपनी शेयर एक्वायर करूंगा वो मेरी एसोसिएट बन जाएगी, तो कंसोलिडेशन में मैं क्या करूंगा, इक्विटी मेथड लगाऊंगा, तो उस डेट के बाद एसोसिएट जो भी प्रॉफिट या लॉस कमाएगी उसमें मेरा हिस्सा आ जाएगा, ठीक। और अगर एसोसिएट डिविडेंड बांटती तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि एसोसिएट की आपकी नेट एसेट कम हो जाएगी, तो उससे मैं इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस कर दूंगा, ठीक। चले, हाँ जी सर, आइए अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया। अगर ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड है तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट के साथ एडजस्ट कर देंगे, ठीक। फॉर द ईयर 23-24 मून लिमिटेड अर्न प्रॉफिट ऑफ 4 लाख एंड डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ 90,000 ऑन 15 सितंबर 24। अब यहां पे कंपनी ने क्या किया, यहां पे कंपनी ने 4 लाख के प्रॉफिट कमाए हैं पूरे साल में, ध्यान देना, ठीक। और अगले साल क्या किया, आउट ऑफ दिस 4 लाख 15 सितंबर 24 को कंपनी ने 90,000 का डिविडेंड बांट दिया, ठीक। आइए क्वेश्चन देखते हैं एक बार ना। विद रिस्पेक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी इट कैन बी सेड दैट स्टार लिमिटेड इज एसोसिएट ऑफ सन लिमिटेड। आपका स्टार सन का एसोसिएट नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मून लिमिटेड एंड स्टार लिमिटेड बोथ आर एसोसिएट ऑफ सन लिमिटेड, नहीं। मून लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ सन लिमिटेड, मून सन के एसोसिएट है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन में ये बोल देता कि स्टार मून के एसोसिएट है, फिर भी ठीक होता। सन लिमिटेड इज ए पेरेंट ऑफ बोथ मून एंड स्टार लिमिटेड, नो, तो आपका ऑप्शन थर्ड आ गया। What will be the carrying amount of investment in separate financial statement as on 31st March 24? अगर मैं separate financial statement की बात करूँ carrying amount की, तो 5 लाख आपका cost of investment है, AS13 लगेगा, प्लीज ध्यान देना, ठीक। और क्योंकि यहाँ पे जो डिविडेंड बटा है ये 80,000, ये आपका डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले के प्रॉफिट में से बटा है, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड हम लोग क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से एडजस्ट कर देंगे। आपका 80,000 का 40% अपने पास होल्डिंग है, 32,468 आ गया, 468 आ गया। What will be the carrying amount of investment in CFS in Sun Limited as on 31st March 24? देखिए ये आपका स्टैंडर्ड लोन का बैलेंस हो गया। अब अगर आप यहां पे देखेंगे तो कंपनी ने कितने प्रॉफिट कमाए हैं, 4 लाख पूरे साल में कमाए हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद कितने कमाए हैं सर, आपका 9 मंथ के, क्योंकि क्वेश्चन ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी तो हम इक्विवेलेंट प्रॉफिट मान के चलेंगे, बिल्कुल सर। 3 लाख का 40% आपका 120, 5,88,000, 5,88,000, ठीक। चले जी सर। एज पर AS23 द एग्जिस्टेंस ऑफ द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस बाय एन इन्वेस्टर इज यूजुअली एविडेंस्ड इन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग वे। कुछ हमें एविडेंस देखने होते हैं, तो कहता है इनमें से कौन से एविडेंस है। पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस, बिल्कुल है सर। इंटरचेंज ऑफ मैनेजरल पर्सनल, बिल्कुल है। राइट टू डिविडेंड रिसीव, राइट टू रिसीव डिविडेंड, सर ये एक कॉमन राइट होता है, ये हर शेयर होल्डर के पास होता है। अगर मेरे पास 1% भी होल्डिंग है तो मेरे पास 1% डिविडेंड लेने का राइट आ जाएगा, ठीक। ये एसेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग चेक नहीं करते। प्रोविजन ऑफ एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सर। तो A, B और D ये आपके करेक्ट हो गए। A, B और D आपका फोर्थ ऑप्शन, ठीक। यहां पे आपका आंसर आ गया थर्ड, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ना ड्राफ्टिंग एरर है, मैं आपको बताऊंगा कि क्या ड्राफ्टिंग एरर है। देखिए क्या होता है, AS13 ये कहता है कि जब आप इन्वेस्टमेंट को एक्वायर करेंगे ना, तो इनिशियली आप रिकॉर्ड करेंगे कॉस्ट प्राइस पे, है सर। हाँ जी सर, हमने सुना था अगर करंट इन्वेस्टमेंट है तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर, दोस्तों वो सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होता है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन का मतलब क्या है कि बैलेंस शीट डेट पे अगर मैं आज इन्वेस्टमेंट परचेज करता हूं तो मैं इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करूंगा, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग एरर क्या है, cost of current investment acquired was 1000 but the fair value was 800, the investment was recorded at 800,
क्वेश्चन ने पता क्या बोला, क्वेश्चन ने हमें ये बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना, करंट इन्वेस्टमेंट, उसको 1000 पे एक्वायर किया गया था, लेकिन उसकी फेयर वैल्यू उस टाइम 800 थी। तो टेक्निकली पता क्या है, 1000 पे ही रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, ठीक। और उसके बाद सर जो भी आपका सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन होता ना, तो 800 पे होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अब क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि 800 पे उसको रिकॉर्ड कर रखा है। अगर मार्केट वैल्यू कोस्ट से कम है और बाद में मार्केट वैल्यू बढ़ती है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, उसे कोस्ट तक लेके जा सकते हैं, और जितना हमने पहले लॉस रिकॉर्ड किया था उसे सर क्या करेंगे, पिनल अकाउंट में उतना गेन क्रेडिट कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे टेक्निकल एरर क्या है कि इनिशियली तो आपको 1000 पे ही रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन ने अगर ऐसे इन्फॉर्मेशन दे रखी तो हम इसके हिसाब से इसका सोल्यूशन दे देंगे, ठीक। नाउ द फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹1200। अब फेयर वैल्यू कितनी होगी, 1200। तो देखिए कॉस्ट 1000, फेयर वैल्यू 1200, तो वैल्यूशन कितने पे आएगा, 1000 पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 200 का जो लॉस रिकॉर्ड कर रखा था अब गेन क्रेडिट कर देंगे पीएनएल में, और इन्वेस्टमेंट को वैल्यू कर देंगे 1000 पे, ठीक। At what value should be it should be recorded 1000 and how much gain will be credited to P&L account 200? फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, नो चेंज इज रिक्वायर्ड एंड इट विल कंटिन्यू एट 800, नहीं। करंट इन्वेस्टमेंट विल बी रिकॉर्डेड एट 1000, बिल्कुल ठीक है, एंड गेन ऑफ 200 विल बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, आपका ऑप्शन सेकंड आ गया, ठीक। एज पर AS20 एन एंटरप्राइज शुड प्रेजेंट डिस्क्लोज द फॉलोइंग, द अमाउंट यूज्ड एज द न्यूमरेटर in calculating basic and diluted earning per share and a reconciliation of those amount to the net profit or loss for the period, बिल्कुल ठीक है, हमें ये प्रेजेंट और डिस्क्लोज करना होता है। The weighted average number of equity share used as the denominator in calculating basic and diluted earning per share and a reconciliation of these denominator to each other, बिल्कुल ठीक है, हमें इसे क्या करना होता है, आपका डिस्क्लोज करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। बेसिक एंड डायल्यूटेड अर्निंग पर शेयर इवन इफ द अमाउंट डिस्क्लोज्ड आर नेगेटिव, बिल्कुल ठीक है, लॉस को हम लोग डिस्क्लोज करते हैं, लॉस पर शेयर को। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर अलोंग विद द अर्निंग पर शेयर फिगर्स, बिल्कुल ठीक है, आपकी ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, ऑप्शन फर्स्ट आ गया। AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल असेट अदर देन बीरर प्लांट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, नहीं सर, आपका बीरर प्लांट के ऊपर AS10 अप्लाई होता है। इसने पूछा AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल असेट अदर देन बीरर प्लांट पे अप्लाई नहीं होता, वेस्टिंग असेट पे अप्लाई नहीं होता, इन्वेंटरी पे अप्लाई नहीं होता, बीरर प्लांट एक्सेप्ट प्रोड्यूस ऑन बीरर प्लांट, बिल्कुल ठीक है, आपका ऑप्शन 4 आ गया। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन है ये डेस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चनों को देखोगे ना, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बूस्टर बैच में या स्टडी मेटेरियल बैच में ऑलरेडी कवर करा रखे हैं। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे जरूर कवर कराऊंगा, और वो क्वेश्चन अपना रहेगा, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन ना आप देखेंगे ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन बूस्टर बैच में कवर है और स्टडी मेटेरियल बैच में भी कवर है, कुछ भी नहीं है इनमें। अमलगमेशन का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे कवर कराऊंगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आइए अमलगमेशन का क्वेश्चन मैं यहीं पे सोल्व कराता हूँ आपको ना। देखिए क्या होता है, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, ठीक जी सर, तो उस कंपनी की असेट और लायबिलिटी को बेस बना के अगर वैल्यू डिटरमाइन की जाती है तो हम उसे बोलते हैं नेट असेट मेथड, ठीक। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे मान लो मैं न्यू कंपनी हूं और एक ओल्ड कंपनी को मैंने एक्वायर किया, उसका बिजनेस एक्वायर किया, उसके असेट और लायबिलिटी एक्वायर की, तो ओल्ड कंपनी कहती है कि ये असेट इतने की होगी, मैंने कहा ठीक है, ये लायबिलिटी इतने की होगी, मैंने कहा ठीक है, हमने क्या किया सर, नेट असेट कैलकुलेट कर ली। अब ओल्ड कंपनी कहती है कि मैं बहुत टाइम से ना बिजनेस कर रही हूं, मेरे को गुडविल के पैसे चाहिए, मैंने कहा ठीक है, मैं आपको लमसम 4 लाख की गुडविल देता हूं, ठीक। तो जनरली क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा लिखा होता है कि 4 लाख की गुडविल, तो हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को पीसी का पार्ट मान लेते हैं, ठीक। लेकिन कभी कभी क्या होता है, गुडविल को डिटरमाइन किया जाता है, मैं कहता हूं गुडविल कितने पैसे, सामने वाली पार्टी कहते नहीं जी इतने पैसे, तो हमने क्या किया, एक बेस डिसाइड कर लिया, उस बेस पे हम क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करते, ठीक। तो इस क्वेश्चन में गुडविल कैलकुलेट होगी। आइए, द फाइनेंशियल डिटेल ऑफ एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 24 वाज एज अंडर, इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, 10% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, जनरल जो आ गया, रिटायरमेंट ग्रेचुइटी फंड आ गया, ट्रेड पेबल आ गया, गुडविल आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, इन्वेंटरी आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, कैश एंड बैंक आ गया, ठीक। एक्स लिमिटेड एब्जॉर्ब वाई लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म, एक्स ने वाई को क्या किया, इन टर्म्स के हिसाब से एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक। फर्स्ट, 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, ठीक। जो ओल्ड कंपनी यहां पे कौन है, वाई लिमिटेड, ठीक। वाई लिमिटेड की जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से, 3 लाख से। अब यहां पे देखिए 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड 10% प्रीमियम, इसका मतलब यहां पे क्या है कि जो अमाउंट पे किया जाएगा वो 330 का अमाउंट पे किया जाएगा। देखिए दो केस हो सकते हैं, एक केस क्या हो सकता है कि जो नई कंपनी है वो अपने शेयर प्रीमियम पे इशू करती है, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक, न्यू कंपनी के अंदर ना।
ऐसा भी हो सकता है कि न्यू कंपनी पुरानी कंपनी के प्रेफरेंस होल्डर को प्रीमियम पे रिडीम करते, तो उस केस में क्या होगा, आपका अमाउंट बढ़ के आ जाएगा पीसी का, ठीक। लेकिन उस केस में हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, बल्कि नंबर ऑफ शेयर ज्यादा इशू करेंगे, ठीक। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो लिखा है 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर टू बी पेड एट 10% प्रीमियम बाय इशू ऑफ 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड। तो यहां पे रिडीम 10% प्रीमियम पे किया गया है, आपके नंबर ऑफ शेयर बढ़ के आ जाएंगे। तो 330 के आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ गई, जो कि नई कंपनी पुरानी कंपनी प्रेफरेंस होल्डर को इशू करेगी, ठीक। Goodwill of Y Limited on absorption is to be computed based on the 2 times of average profit of the preceding 3 financial year। यहाँ पे सिंपल एवरेज मेथड लग रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो Y Limited की गुडविल है उसे हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसे हम 2 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके 2 हैं ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। जो 3 फाइनेंशियल ईयर के आपके इमीडिएटली प्रीवियस आपके 3 फाइनेंशियल ईयर के जो एवरेज प्रॉफिट आएंगे, हम उस एवरेज प्रॉफिट को 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके 2 हैं, ठीक। यहां पे अगर आप देखेंगे तो ईयर कौन सा है, ये ईयर अपना 31 मार्च 24। तो इसने जो प्रॉफिट दे रखे हैं करंट ईयर के ना देखें, इमीडिएटली प्रीवियस 3 ईयर के दे रखे, ठीक। 22 23 आपका 21 22 आपका 20 21, ठीक। 90,000 के प्रॉफिट है, 78,000 के प्रॉफिट है और आपका 72,000 के प्रॉफिट है। क्वेश्चन आगे लिखते हैं, द प्रॉफिट ऑफ 2021 के जो प्रॉफिट है इंक्लूडेड क्रेडिट ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम 25,000। ये आपका एबनॉर्मल गेन है। अब एबनॉर्मल गेन आपका रिपीट नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से माइनस कर देंगे, ठीक है जी सर। फायर अकर्ड इन 1920 एंड लॉस बाय फायर 30,000 वाज बुक्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस काउंट ऑफ दैट ईयर। अगर क्वेश्चन में 1920 के प्रॉफिट भी हमें कंसीडर करने दो तो मैं पता क्या करता, 30,000 से बढ़ा देता, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस है, ठीक। हम एबनॉर्मल गेन को माइनस करते हैं, एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, ठीक। इन द ईयर 21-22, अब सर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा 30,000 का, कोई ट्रीटमेंट नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में 1920 के प्रॉफिट हमें कंसीडर नहीं करने। अगर कंसीडर करने तो हम क्या करते, उन प्रॉफिट को बढ़ा देते, ठीक। इन द ईयर 21-22 देयर वाज एन एम्बेजलमेंट ऑफ कैश बाय एन एम्प्लॉय अमाउंटिंग टू 10,000। तो एबनॉर्मल लॉस आपका 21-22 में 10,000 हम इसे बढ़ा देंगे, तो 90,000 88,000 ये आपका 47,000 हो गया। लेकिन मैं तब भी कैलकुलेटर का यूज करूंगा, और मैं आपको बोलूंगा आपने कैलकुलेटर हमेशा यूज करना चाहिए, क्योंकि कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है। तो 90,000 प्लस आपका 88,000 प्लस आपका 47,000, तो 225 आपके 3 साल के क्यूमुलेटिव प्रॉफिट आ गए, डिवाइड बाई 3 एवरेज प्रॉफिट आपके 75,000 आ गए। गुडविल आपका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 150 से गुडविल आ गई, ठीक। तो पीसी में हम लोग क्या करेंगे, गुडविल जो कंसिडर करेंगे वो आपका 150 कंसिडर कर लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग आर वैल्यूड एट 5 लाख एंड प्लांट एंड मशीनरी एट 4 लाख। वाई लिमिटेड जो है उसकी लैंड एंड बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट कितने से, 3 लाख से, लेकिन न्यू कंपनी उसे कितने में लेके जा रही है, आपका 5 लाख से, और प्लांट एंड मशीनरी को न्यू कंपनी लेके जा रही है आपका 4 लाख से। आगे देखिए, इन्वेंट्री आर टू बी टेकन ओवर एट 10% लेस वैल्यू एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने 2.5% से क्रिएट करना है। तो इन्वेंट्री आपका 10% से और डाउटफुल डेट्स के ऊपर प्रोविजन आपका 2.5% से। देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड करंट असेट इन द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड, ठीक है, हुज फेयर वैल्यू अमाउंटेड टू 15,000 एंड सच असेट वाज आल्सो टेकन ओवर बाय एक्स लिमिटेड। तो यहाँ पे हम अदर करंट असेट 15,000 के रिकॉर्ड कर लेंगे, मतलब न्यू कंपनी में, और पीसी में आ जाएगा इसका इंपैक्ट। तो जब पीसी में इंपैक्ट आएगा तो रियलाइजेशन गेन में इसका ऑटोमेटिक इंपैक्ट आ जाएगा, ठीक। आगे देखिए क्या लिखता है, द ट्रेड पेबल ऑफ वाई लिमिटेड इंक्लूडेड 20,000 पेबल टू एक्स लिमिटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एज ए कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देंगे बिजनेस एक्वायर करने के बाद। इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ वाई लिमिटेड विल बी इशूड इक्विटी शेयर एट 5% प्रीमियम। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पीसी का फाइनल अमाउंट आएगा उसमें से पहले क्या करेंगे, अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस होल्डर माइनस करेंगे, बाकी अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आ जाएगा। उसे हम क्या करेंगे, 10 का शेयर है, 10 पॉइंट आपका 5 पे इशू हुआ है, तो 10.5 से डिवाइड करके नंबर ऑफ शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि न्यू कंपनी बुक्स में 2 जगह गलती होती है। एक,
जब हम लोग पीसी का एलोकेशन करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का ध्यान रखना होता है, कैश का ध्यान रखना होता है। कई बार यहाँ पे गलती हो जाती है कि हम लोग पीसी को बाइफरकेट नहीं करते, तो यहाँ पे हम पीसी को बाइफरकेट कर लेंगे। सेकंड गलती होती है जब हम लोग न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं, तो मैं आपको स्पेशली बताऊंगा कि क्या गलती होती है और आपने किन बातों का ध्यान रखना। ठीक, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर रिलेशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एक्स वाई लिमिटेड। अपने ओल्ड बुक्स में रिलेशन अकाउंट बनाना है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड आफ्टर एब्जॉर्प्शन एज एट 31 मार्च 24। आइए, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पीसी का अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ पीसी, जिसमें आपका असेट में गुडविल आएगी 150 से, लैंड एंड बिल्डिंग आपका 5 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 4 लाख से, इन्वेंट्री 10% लेस होकर आ जाएगी, 525 माइनस आपका 10%, 472,500 से, ट्रेड रिसीवेबल आपका 7,500 का प्रोविजन क्रिएट कर लेंगे। अनरिकॉर्डेड असेट आपका अदर करंट असेट के नाम से आ जाएगा 15,000। कैश एट बैंक आपका आ जाएगा 60,000 से। लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं, तो बुक वैल्यू कंसीडर कर लेंगे। ग्रेजुएटी आ गया, ट्रेड पेबल आ गया 60,000 और आपका 240 है ना जी सर। तो ये आपका पीसी का अमाउंट आ गया। अब इसमें से पहले अमाउंट पेबल टू प्रेफरेंस होल्डर आएगा 330, और 330 की प्रेफरेंस कैपिटल इशू होगी, क्योंकि यहां पे रिडम्पशन प्रीमियम पे है, ना कि शेयर इशू प्रीमियम पे हो रही है। ठीक, बैलेंस अमाउंट पेबल टू आपका इक्विटी से होल्डर आएगा 1260, जिसे हम क्या करेंगे 10.5 से डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आ जाएगा जो न्यू कंपनी ने इशू किए हैं, दैट इज आपका 1,20,000। तो 12 लाख की फेस वैल्यू आ गई और 60,000 का आपका सिक्योरिटी प्रीमियम आ गया। चले जी सर, आइए, क्वेश्चन की दो रिक्वायरमेंट है। पहले रिक्वायरमेंट आपने रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। तो ओल्ड बुक्स में हम सबसे पहला स्टेप क्या फॉलो करते हैं, ट्रांसफर ऑल आइटम ऑफ बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू इनटू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, इक्विटी शेयर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अकाउंट और कैश एंड बैंक अकाउंट इफ नो टेकन ओवर बाय न्यू कंपनी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट मांगा है, और कैश एंड बैंक नई कंपनी लेके चलेगी तो कैश एंड बैंक भी कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो ये सारी की सारी असेट बुक वैल्यू पे ट्रांसफर हो जाएंगी। ठीक सर, जो यहाँ पे असेट ज्यादा की बिकी है या कम की बिकी है, उसका जो डिफरेंस है ऑटोमेटिक आपका रियलाइजेशन गेन या लॉस के रूप में आ जाएगा। ठीक, 75,000 प्लस आपका 3 लाख, बल्कि मैं एक टिक करा दूं जी सर, रियलाइजेशन अकाउंट 75,000, 3 लाख, 450, 525, 3 लाख 60,000। ठीक, अच्छा, लाइबिलिटी में आपका आएगा 60,240, 60,240। पीसी रेज करेंगे जी सर। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी एसेट और लाइबिलिटी नहीं है जो न्यू कंपनी नहीं लेके गई, क्योंकि पूरा बिजनेस ले लिया है। रिलाइजेशन एक्सपेंडिचर की पेमेंट यहाँ पे नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ना पीसी को आपका रिलाइज करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 330 की पीसी किसको जाएगी, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितने से, 3 लाख से, 30,000 आपका प्रीमियम रिडम्पशन जो है प्रेफरेंस होल्डर को एक्स्ट्रा चला जाएगा। ठीक, और जो डिफरेंस आएगा वो आपका प्रॉफिट ऑन रिलाइजेशन आ जाएगा। चले हाँ जी सर, अब हम बनाते हैं न्यू कंपनी की बैलेंस शीट। न्यू कंपनी के बैलेंस शीट में पता सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जब ना न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाते हैं ना, तो ओल्ड कंपनी में झांक के देखते हैं। आपने प्लीज ये हैबिट बिल्कुल छोड़नी है। ये देखिए, मैं यहाँ पे ना ओल्ड कंपनी पे बिल्कुल कांटा मार देता हूँ, क्योंकि मेरे लिए रेलिवेंट ही नहीं है। अगर मान लो मेरे घर वाले कहते हैं कि जाओ आप एक काम करो, एसी लेके आओ, मैं एसी परचेज करने गया, तो घर वाले पूछते एसी ले आए, मैं कह रहा हूँ वहाँ पे टीवी भी था, वो कह रहे एसी ले आए, मैं कह रहा हूँ पता वहाँ पे ना वॉशिंग मशीन भी थी, फ्रिज भी था। तो क्या ये बातें रेलिवेंट है? नहीं सर, रेलिवेंट क्या है कि मैं एसी लेके आया या नहीं। ठीक, ऑन द सेम ट्यूनिंग, अगर आप न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो हम ओल्ड कंपनी में देखेंगे नहीं। हमारे लिए रेलिवेंट क्या रहेंगे, वो असेट और लाइबिलिटी जो हम लेके आए हैं। अब वो जो असेट और लाइबिलिटी हम लेके आए हैं, उसके बदले में जो हमने पेमेंट की है वो हमारे लिए रेलिवेंट रहेगी, और वो सारी सारी वर्किंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक, पीसी में और इसके एलोकेशन में। आइए, अब हम बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। न्यू कंपनी की बैलेंस शीट बनेगी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट प्लस माइनस, अगर हमने जर्नल एंट्री पास करके तो उसका इफेक्ट लेंगे, अगर जर्नल एंट्री पास नहीं करेगी तो जो हमने वर्किंग करके उसका इफेक्ट ले लेंगे। ठीक,
सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर आपका 30 लाख है जी सर। 1260 की पेमेंट हमने ओल्ड कंपनी के इक्विटी होल्डर को की, जिसमें से 12 लाख आपका इक्विटी शेयर कैपिटल है, बैलेंस आपका क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ठीक। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में आपका 42 लाख आ जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की अगर आप बात करें तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अपनी कितने से, 3 लाख से। ये 9% प्रेफरेंस शेयर है, और 330 हमने क्या किसको दिया, वाई लिमिटेड को, वो भी 9% इशू किए, तो 630 के आपके 9% प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे। 4830 4830। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व आ जाएगा 210 से, बिल्कुल सर। सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाएगा आपका 60,000 से, जो हमने इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट की है। ये देखिए 270 आ गया। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटी में आपका लॉन्ग टर्म प्रोविजन आ जाएगा 150, प्लस आपका ओल्ड कंपनी का रिटायरमेंट ग्रेजुएटी फंड जो है, ठीक, यहां से नहीं, आपका वर्किंग से 60,000, तो 210 आ जाएगा। ये देखिए ट्रेड पेबल जो है आपके हैं करंट लायबिलिटी में, ट्रेड पेबल आ जाएंगे 390 प्लस 240, 390 प्लस 240 माइनस आपका कॉन्ट्रा आ जाएगा 20,000 से 6,10,000, ठीक जी सर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नॉन मतलब असेट में नॉन करंट असेट आएंगी जी सर, उसमें सबसे पहले टेंजिबल आएंगी। लैंड एंड बिल्डिंग आपका 9 लाख प्लस 5 लाख 14 लाख से, प्लांट एंड मशीनरी 15 लाख प्लस 4 लाख से 19 लाख से, 14 लाख 19 लाख 33 लाख 33 लाख। इंटेंजिबल असेट गुडविल 150 प्लस 150, यहां पे जो आपने बिजनेस एक्वायर किया उसमें 150 की गुडविल आई है, 3 लाख से गुडविल आ गई। उसके बाद चलते करंट असेट में। करंट असेट में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या आ गया सर, इन्वेंट्री 750 प्लस 472,500, 1222,500। ट्रेड रिसीवेबल 6 लाख और आपका 3 लाख, 9 लाख हो गया। अब 9 लाख में से 20,000 कॉन्ट्रा कैंसिल कर देंगे, 880 जी सर, और 7,500 का हमने यहाँ पे प्रोविजन क्रिएट करना है, मतलब लेस प्रोविजन करके दिखाएंगे, 872,500 आएगा। अब इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे पता क्या गड़बड़ कर रखी है, इन्होंने ना यहाँ पे शॉर्ट टर्म प्रोविजन दिखा रखा है ना 7,500 का। ये कोई हमें मतलब ऑब्लिगेशन थोड़ा हमारे ऊपर, ये तो हमारे रिसोर्स कम हो रहे हैं, तो आप इसे प्लीज ठीक कर लेंगे, यहां से हट जाएगा। मैंने इंस्टीट्यूट को मेल भी लिखी कि इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में ठीक करें, यहां से ही हट जाएगा, और 7,500 जो है यहां पे लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स करके यहां से माइनस कर देंगे आप, ये अमाउंट आएगा आपका 872,500, 872,500। अनरिकॉर्डेड असेट आपका अदर करंट असेट के अंदर आ गई। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितने से आएगा आपका 210 से, ये आपका आ गया 59,20,000, 59,27,500 माइनस आपका 7,500, 59,20,000। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो आपके बूस्टर बैच में कवर है, आईसीए के स्टडी मटेरियल बैच में कवर है। चलिए जी, इसी के साथ मॉक टेस्ट पेपर 1 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ, इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।